नमस्कार दोस्तों, सृजन संवाद के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे खास मेहमान हैं देश के जाने माने व्यंग्यकार डॉक्टर आलोक पुराणिक साहब। दोस्तों, बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि डॉक्टर आलोक पुराणिक, जिनको सब जानते हैं, उनका एक संक्षिप्त परिचय भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। डॉक्टर आलोक पुराणिक एक आर्थिक पत्रकार, व्यंग्यकार और दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज महाराजा अग्रसेन में कॉमर्स विभाग में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर काम करते हैं। आप ब्लॉगिंग, फेसबुक और ट्विटर पर लंबे समय से सक्रिय हैं। सोशल मीडिया का व्यंग्य लेखन के लिए लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। आर्थिक पत्रकारिता में 3 दशक से सक्रिय हैं। BBC, जी बिजनेस, आकाशवाणी, लोकसभा चैनल में बतौर एक्सपर्ट आप काम करते रहे हैं। देश के तमाम अखबारों में आपके आर्थिक लेख और व्यंग्य लेख प्रकाशित होते रहे हैं। दोस्तों, आपके 11 व्यंग्य संग्रह अब तक प्रकाशित हुए हैं। नेकी कर अखबार में डाल, लव पर डिस्काउंट, बालम तू काहे ना हुआ NRI, नेता बनाम आलू, व्हाइट हाउस में रामलीला, मर्सिडीज घोड़े बनाम 800 सीसी घोड़े, पापा रीस्टार्ट न हुए, कारपोरेट पंचतंत्र, चुनिंदा व्यंग, गौरतलब और व्हाट्सएप के पढ़े लिखे। अगर मैं डॉक्टर साहब को मिले पुरस्कार और सम्मानों की बात करूं, तो 2007 के लिए आर्थिक पत्रकारिता किताब पर भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार प्रकाशन विभाग, सूचना व प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया गया। 2011 में व्यंग्य के लिए अट्टहास युवा सम्मान, 2010-11 का हिंदी अकादमी दिल्ली का हास्य व्यंग्य सम्मान, 2012 काका हाथरसी पुरस्कार हास्य व्यंग्य के लिए, 2013 में व्यंग्यकार KP सक्सेना सम्मान हास्य व्यंग्य के लिए, 2017 में आपको व्यंग्य श्री सम्मान प्रदान किया गया और 2020 के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से आपको आपकी अद्यतन आपका व्यंग्य संग्रह व्हाट्सएप के पढ़े लिखे के लिए हरिशंकर परसाई पुरस्कार प्रदान किया गया। हम आपको मिले इन सभी सम्मानों के लिए बहुत बहुत बधाई देते हैं सर। जी प्रवीण जी, नमस्कार, धन्यवाद। और जैसा हम जानते हैं, हमारे संज्ञान में आया है, आपने अभी 30 सितंबर को अपने जीवन के 55 वर्ष पूर्ण किए हैं सर। आपको हम जन्मदिन की भी आपका बधाई देते हैं। और जैसा कि कहा जाता है कि 55 की उम्र में दिल बचपन का हो जाता है। तो ये जो उम्र है, उम्र का ये जो पड़ाव है, जिसे हम कहते हैं कि भाई जवानी भी नहीं है और बुढ़ापा भी नहीं आया है, इस उम्र के इस पड़ाव में आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपको धन्यवाद, हमारे सारे दर्शकों को नमस्कार। क्रिएटिव व्यक्ति के लिए बचपना कभी खत्म नहीं होता। बहुत सुंदर। और बचपन में भी आजकल मैं एक नया प्रयोग कर रहा हूँ कि हैंड पपेट्स का व्यंग में प्रयोग कर रहा हूँ। जी जी। कि हाथ से चलने वाली, ग्लव से चलने वाली कठपुतलियों को हम व्यंग में कैसे लेके आए। तो अभी टॉम एंड जेरी को हम कैसे व्यंग में लेके आए। तो मैं रोज़ सोचता हूँ कि पुराने ज़माने में अभी अवध में कैरेक्टर है कठपुतलियों के, गुलाबो सिताबो, वो मैं भी कठपुतली का व्यंग आपके सामने पेश करूँगा। तो मैं सुबह सोचता हूँ, तो मैं बच्चे की तरह खड़े उठता हूँ, अरे यार गुलाबो सिताबो कैसे लाएंगे, और गुलाबो सिताबो के साथ हम कुछ नौटंकी को भी अगर व्यंग में ऐड कर सकें, तो मतलब जैसे बच्चे नए खिलौने को देख के खुश हो जाते हैं ना, तो कोई नया आइडिया आता है। बहुत सारे जानवरों के मैंने ग्लव्स पपेट्स मंगाए हैं, हाथी, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली। तो वो मुझे लगता है कि जब तक एक बचपना मेरे अंदर है, तो 55 या 75 या 80 या 90 वो एक आंकड़ा है। रोज नया आइडिया, रोज नया सोचना, तो वो अगर हमारे अंदर है तो हम क्रिएटिव बने हुए हैं। तो उम्र मेरे ख्याल से आंकड़ा, अभी व्यंग में काम करते हुए 25 वर्ष हो गए, लेकिन अब मेरा जो नया परियोजना है कि व्यंग वीडियो में खास तौर से कठपुतलियों के और हैंड पपेट्स के जरिए हम व्यंग कैसे बना पाए। तो आने वाले 25 साल जितना जीवन है, मैं इस पे काम करूँगा और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो मेरे अंदर का बच्चा, बचपन क्या,
भगवान ने चाहा मुझे 20 साल बाद जब 75 वर्ष के आप इंटरव्यू करें तो भी आपको वही बच्चा आप बता रहा होगा कि आज सुबह टॉम एंड जेरी देखा, गुलाम सुदामा देखा। तो वो उस तरह का मामला है। बहुत बहुत आगे के लेखन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। बहुधा ये देखने में आता है कि कोई भी व्यक्ति अपने युवा काल में कुछ सृजन और रचनात्मकता की तरफ उन्मुख होता है और कई बार और अक्सर वो जो है कविता और शायरी जो है आपका शुरू करता है, कुछ कहना शुरू करता है। हमने देखा है कि आपने भी कुछ शायरी जो है वो की है। मैं आपके एक दो शेर जो है वो पढ़ना चाहूँगा। जी जी, स्वागत स्वागत। यूं ही आराम से गुजर जाती तो, यूं ही आराम से गुजर जाती तो हम इसे जिंदगी नहीं कहते। उसे दर्द इश्क ही सबसे बड़ा लगता है, उसे दर्द इश्क ही सबसे बड़ा लगता है। भूख से लगता है उसका पाला नहीं पड़ा। तो ऐसे खूबसूरत शेर आपने कहे हैं। तो ये शायरी आपने जो है की शुरुआत कब हुई, आपकी लेखन की शुरुआत किस तरह से हुई, ये हम अपने दर्शकों के साथ जो है साझा करना चाहते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं अपनी इज्जत अफजाई जो आपने मुझे शायर कहा उसके लिए धन्यवाद। लेकिन मैं शायर नहीं हूँ, मैं मूलतः व्यंगकार हूँ। एक शौकिया कभी कुछ लिख लिया हो, लेकिन शायरों की जमात में और उस पंक्ति में बैठने की मेरे में काबिलियत नहीं है। मैं मूलतः व्यंगकार हूँ जी। लिखने की शुरुआत प्रवीण जी मैं 7 या 8 वर्ष का था। तो एक आप उसे हास्य व्यंग कथा ही कह सकते हैं। एक लड़की ने मुझसे आके कहा, मेरी आयु वर्ग की ही थी, कि मेरे दादा ने मुझसे कहा है कि अगर उसकी फर्स्ट डिवीज़न आएगी तो उसे 2.5 मन की अंगूठी गिफ्ट की जाएगी, 2.5 मन की। अरे वाह। तो मैंने कैलकुलेट किया, 2.5 मन का मतलब तो करीब 100 किलो होता है। तो 100 किलो की अंगूठी कोई गिफ्ट कैसे कर सकता है। फिर मैंने सोचा ये 2.5 मन नहीं, डायमंड बोल रही होगी, डायमंड बोल रही होगी, तो डायमंड को डायमंड। मैंने इसको लिख के अमर उजाला बहुत बड़ा अखबार है, आगरा में मेरी पैदाइश परवरिश, मैं वहाँ भेज दिया अमर उजाला में जी। तो पहली कहानी मेरी वो बहुत छोटी सी कहानी छपी वो। तो अच्छा, अखबार में आप नाम जब पहली बार छपा देखते हैं अपना, और वो अमर उजाला ऐसे बड़े अखबार में देखा तो लगा कि यार ये तो बड़ा बढ़िया काम हो गया। अच्छा, फिर पूरे मोहल्ले में थोड़ी सी चर्चा हो गई कि आलोक जी तो पढ़े लिखे से व्यक्ति हैं, थोड़ी इज्जत अफजाई हो गई। फिर मैंने लिखने पढ़ने में ध्यान अच्छा लगाया। फिर मेरा मूलतः लिखने पढ़ने में अच्छा विद्यार्थी, मैं कॉमर्स का विद्यार्थी था। एमकॉम किया, आर्थिक पत्रकार बना, और आर्थिक पत्रकारिता करने के बाद करीब 10 वर्ष करने के बाद फिर मैंने अपने को डिस्कवर किया कि मुझे व्यंग करना चाहिए। मतलब करीब 30 वर्ष की आयु तक मैंने कोई व्यंग नहीं लिखा। जी जी। पहला मेरा व्यंग 30 वर्ष की आयु के आसपास छपा, और वो यूँ छपा कि कारों को देखा मैंने। कारों में हम अब बात ही कर रहे थे, कारों की वर्ण व्यवस्था होती है, मोबाइल की वर्ण व्यवस्था होती है। अभी एप्पल फ़ोन है तो एप्पल फ़ोन जिसके पास है वो इस वर्ण व्यवस्था का ब्राह्मण है जी। अब चाइनीज़ किसी के पास 5,000 वाला है तो उसके सामने निकालते हुए शर्मा आएगा, है ना। एल्टो कार वर्ण व्यवस्था की सबसे नीचे वाली पायदान पे है। तो ये कारों की वर्ण व्यवस्था है, लोगों के देखने के तौर तरीके। तो मुझे लगा कि हम लोग अर्थव्यवस्था पे ध्यान इतना नहीं देते, बाजार पे ध्यान इतना नहीं देते जितना दिया जाना चाहिए। जी जी जी। तो मैंने प्रस्ताव रखा, जनसत्ता अखबार में मेरा पहला कॉलम शुरू हुआ अर्थात करके 1996 में, करीब 25 साल पहले। कि मैंने कहा हम सिर्फ आर्थिक विषयों पर लिखेंगे। तो लोगों को आइडिया पसंद आया। फिर अमर उजाला में एक कॉलम शुरू हुआ जाल बट्टा, उसका भी थीम था इकोनॉमिक इशूज़ पर लिखेंगे। तो फिर मेरी शुरुआत आर्थिक पत्रकारिता, आर्थिक व्यंग। फिर जब इस फील्ड में आ गए फिर तो विषय खुल ही गए। तो मूलतः मैं आर्थिक पत्रकारिता के रास्ते से आर्थिक व्यंग, और आर्थिक व्यंग के रास्ते से फिर लगभग सारे व्यंग। तो इस तरह से करीब 25 सालों से मैंने सिर्फ और सिर्फ व्यंग पर फोकस किया। बहुत सुंदर। जैसा आपने बताया कि आर्थिक पत्रकारिता करते हुए आप व्यंग लेखन के क्षेत्र में आपने पदार्पण किया, और उसके बाद तमाम विषयों पर आप व्यंग लेखन करते आ रहे हैं। बहुधा ये देखा जाता है आपकी पूर्ववर्ती पीढ़ी के व्यंगकार और आपके समकालीन जो व्यंगकार हैं वो राजनीति और राजनेता, राजनीतिक विषयों पर ही व्यंग लेखन करते रहे हैं। लेकिन आपने उस दायरे को जो है आपका तोड़ा है, और आप आर्थिक विषयों के साथ साथ आप समाज, तकनीक
और अन्य विषयों पर भी व्यंग लेखन करते आ रहे हैं। तो आपने अपने व्यंग लेखन में जो ये विविधता को अपनाया है, इसके पीछे की क्या वजह आप मुख्य रूप से मानते हैं? क्योंकि साहब आप भी उस पीढ़ी को बिलोंग करते हैं जिसने दिल्ली में और एनसीआर में सरकारी टेलीफोन का ज़माना भी देखा होगा, और हम ये एयरटेल और ये सब भी देख रहे हैं। आप याद करें कि 30 साल 35 साल पहले सरकार से फ़ोन लेना कितना मुश्किल काम हुआ करता था। बहुत। मेरा पहला फ़ोन, मतलब ये अब किसी को बताओ समझ में नहीं आया, मेरा पहला फ़ोन तत्कालीन दूरसंचार मंत्री की सिफारिश से आया था। मतलब वो क्योंकि फ़ोन था ही नहीं, तो आपको जुगाड़ लगानी है। अब तो फ़ोन की सिफारिश कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो उस वक्त सरकार और राजनीति हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट थी। फ़ोन चाहिए, सरकार के पास जाइए, अस्पताल सरकार के पास जाइए, स्कूल सरकार के पास जाइए। तो सरकार और राजनीति की बहुत ही प्रखर प्रेजेंस हमारी लाइफ में थी। अब आप देखिए, सरकार रिट्रीट हो गई है। फ़ोन के लिए आपको सरकार के पास नहीं जाना, अस्पताल के लिए आपको सरकार के पास नहीं जाना। आप याद करें तो एक ज़माने में दूरदर्शन इंटरटेनमेंट के लिए दूरदर्शन देखा करते थे हम ना। उसमें DD1 में कुछ प्रोग्राम नहीं था तो लोग कृषि दर्शन देखा करते थे। बेशक प्रोग्राम था ही नहीं। तो अभी आपको इंटरटेनमेंट के लिए सरकार के पास नहीं जाना। अब सरकार का रिट्रीट हुआ है, बाजार अब ज़्यादा हो गया है। सरकार का जो स्पेस है वो बाजार ने कैप्चर किया। तो हमारी ज़िंदगी में बाजार बहुत ज़्यादा है सुबह से शाम तक। बाजार के छद्म को पकड़ना, बाजार की बदमाशी को पकड़ना राजनीतिक बदमाशी को पकड़ने से ज़्यादा महीन काम है। बेशक नेता ने भ्रष्टाचार क्या पकड़ में आ गया। अब ये जो आपके साथ भ्रष्टाचार बाजार कर रहा है कि आप देखें कि आपको बर्थडे विश आपकी इंश्योरेंस कंपनी करती है, उसे बहुत चिंता है आपकी। बिल्कुल। एक परम विरह से लिप्त एक मैसेज मेरे पास आता है, वी मिस यू। वो एक कुर्ता स्टोर का मैसेज है कि आप पिछली बार 30 सितंबर 2020 में आए, जिसका आप हमारे यहाँ आए नहीं, तो कृपया आइए और कुछ कुर्ते और लेके जाइए। तो हमें मिस कौन कर रहा है, हमें याद कौन कर रहा है? वो कह रहा है, बाजार कह रहा है भैया आ जाओ, कुछ खर्चा करके चले जाओ। तो आप ये देखिए, पूरा सिस्टम चेंज हुआ और इस चेंज करीब 20-25 साल का है। तो मुझे दरअसल कॉमर्स की पढ़ाई के नाते, अर्थशास्त्र की समझ के नाते, आर्थिक पत्रकार होने के नाते मुझे ये समझ में आने लगा धीमे धीमे कि ये बड़ा भीषण छद्म चल रहा है बाजार में। अब जैसे आपने एक फ़ोन खरीदा XYZ कंपनी का, वो सैमसंग का खरीदा आपने, 50,000 का फ़ोन, बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन अगले साल ही उसका अपग्रेड लॉन्च कर दिया उन्होंने। अब उन्हें पता है कि यार 1 साल पहले जिसने 50,000 खर्च किए इस बार तो खर्च नहीं करेगा, तो एक्सचेंज ऑफर ले आया कि पुराना लेके जाओ। तो भाई मुझे फ़ोन नहीं चाहिए, इस चीज़ को इतना कॉन्स्टेंटली आपको बताएंगे पुराना फ़ोन तो इसमें ये नए फीचर, ये नए फीचर, ये नए फीचर। आप कार को देखिए, 90% कार के रिक्वायरमेंट्स मेरे हिसाब से ऑल्टो या वैगन आर से पूरे हो जाते हैं। भाई 5 लोगों की फैमिली वैगन आर काफ़ी है, लेकिन बाजार ने बहुत इंटेलिजेंटली उसका ताल्लुक जोड़ दिया स्टेटस के साथ। तो अभी आदमी कार के चक्कर में नहीं है, बड़ी कार के चक्कर में, और बड़ी कार के चक्कर में। तो ये जो आप और हम या हमारा समाज जो सोचता है क्या हमें खरीदना है, क्या कंज्यूम करना है, ये उन्हें गलत फहमी है कि वो तय कर रहे हैं। ना, वो बाजार तय कर रहा है अपने विज्ञापनों के जरिए, अपने संदेशों के जरिए और उस एनवायरनमेंट के जरिए, उस माहौल के जरिए वो बता रहा है कि आपको यही लेना है, यही खरीदना है। तो जो बाजार के छद में बाजार की बदमाशी है, वो पकड़ने के लिए न्यूनतम आर्थिक ज्ञान जरूरी है, जो मुझे ऐसा लगता है कि 20-25 साल में आर्थिक विषयों की जानकारी रखने वाले लोग अभी धीमे आना शुरू हुए, लेकिन उससे पहले के लोग थे। मेरी परवर्ती पीढ़ी में परसाई जी, शरद जोशी जी, उन्होंने बाजार की विसंगतियों को रेखांकित किया है। लेकिन 90s के बाद खेल शुरू हुआ बाजार का असल में, जो असली खेल वो 91 के बाद। तो वो मुझे, मेरा सौभाग्य, मेरी क्षमता रही कि कॉमर्स और शास्त्र के अध्ययन के नाते मैं उन बदमाशियों को रेखांकित कर सकता हूँ जो बाजार कर रहा है। बेशक, जैसा आपने बताया कि 90 के दशक और तब से जो है उदारीकरण की नीतियां, नरसिम्हा राव सरकार के बाद, उदारीकरण की नीतियों के बाद जो पूरा परिदृश्य है वो आपका बदला है।
और सरकार ने तमाम क्षेत्रों से, कल्याणकारी क्षेत्रों से अपने कदम पीछे हटाए और बाजार को आगे आने दिया। और बाजार की जो आपका दखल है वो आम आदमी के जीवन में बढ़ती चली गई। ये जो बाजार की दखल है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? ये आम आदमी के कितने हित में है और आम आदमी को बाजार किस तरीके से छल रहा है, धोखा दे रहा है, ठग रहा है, इसको लेकर किस तरह से सचेत होने की ज़रूरत है? ये एक तो बात यह है कि इसमें दरअसल विकल्प ये है कि पहले मुझे फ़ोन चाहिए तो मैं 6 साल की वेटिंग पीरियड का वेट करूं, वो सरकार थी। अब मुझे फ़ोन चाहिए तो मुझे एक दिन की वेटिंग में नहीं, मैं जाकर फ़ोन ले सकता हूं। तो इसका पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन ज़िंदगी पैकेज में आती है। जब ये है कि ये आपको नया फ़ोन सस्ता मिल रहा है, नया डेटा सस्ता मिल रहा है, लेकिन सस्ता महंगा कुछ नहीं तो कोई ना कोई कीमत चुका रहा होता है उसकी। बेशक बेशक। अभी यहाँ जो नई फ़ोन कंपनी की एम्प्लॉयज़ की वर्क कंडीशंस आप देख लीजिए, काम की कंडीशंस आप देख लीजिए, सरकार के काम करने की कंडीशंस आप देख लीजिए। तो कुल मिला के हुआ दरअसल यूँ है कि एफिशिएंसी, कुशलता तो निश्चय ही निजी क्षेत्र ने दी है। जी जी। लेकिन निजी क्षेत्र की जो रोजगार की दशाएं हैं, जो एम्प्लॉयमेंट की दशाएं हैं और प्रॉफिट ओरिएंटेड होने की दशा है और मोनोपोली करने की दशा है कि सब कुछ पे हमारा कब्जा हो जाए, तो उससे कहीं ना कहीं समाज में हो रहा है कि सारा पैसा कुछ 4 हाथों तक जा रहा है जी, वो सेंट्रलाइज हो रहा है पैसा। और सवाल ये है कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई बहुत बड़े उद्योगपति है, बदमाश है, आप हटा दो तो क्या फिर MTNL और BSNL को लेके आओगे जहाँ सुनवाई नहीं है आपकी? तो मेरा मानना ये है कि दोनों की अपनी समस्याएं हैं, दोनों की अपनी परेशानियां हैं और तमाम समस्याओं और सीमाओं से मुक्त कोई मॉडल नहीं है। देखिए, कुल मसला ये है कि बाजार बनाम सरकार की डिबेट एक हद तक निरर्थक इसलिए है कि दोनों की अपनी सीमाएं हैं और दोनों के अपने सकारात्मक पक्ष हैं। बाजार भी पूरा आप अनुपस्थित नहीं कर सकते और सरकार को भी अनुपस्थित नहीं कर सकते। दोनों अपनी खूबियों और खामियों के साथ रहेंगी। अब वो लोकतंत्र की स्थिति है, वो लोगों की जागरूकता की स्थिति है कि दोनों की गुणवत्ता क्या हो जी। लेकिन अब बाजार का स्पेस बड़ा है, सरकार का स्पेस कम कम।